योगेश जी, अब मुझे ये बताइए कि हम लखीमपुर आए हैं तो ये तो असंभव है कि हम बात ना करें जो हादसा हुआ किसानों को लेकर। आपको दुख है क्या इस बात का कि इस तरह की घटना आपके क्षेत्र में हुई? नहीं, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्या किसान मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान इस तरीके की घटना कर सकता है? आंदोलन नहीं कर सकते? नहीं, आंदोलन तो कर सकते हैं किसान, मगर किसानों के भेष में छुपे हुए जो आंदोलनकारियों के साथ में छुपे हुए जो खालिस्तानी लोग थे, वो पूरा मूवमेंट उनका घटने का पूरा क्रम था। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ खालिस्तानी भी थे जो इस आंदोलन में शामिल थे, तो फिर आपने खालिस्तानियों की बात क्यों मान ली? नहीं, आपने उसमें ये भी तो देखा होगा कि दो जो सरदार थे वो खालिस्तानी मूवमेंट के टी शर्ट पहने हुए थे, भिंडरावाले की टी शर्ट पहने हुए थे। आपने ये नहीं देखा था? नेचुरल वो है कि कोई भी गाड़ी में बैठा होगा और उसके ऊपर एकदम से भीड़ आक्रमण करे तो वो गाड़ी तो भगाएगा। आप कह रहे हैं अपने बचाव में गाड़ी? अपने बचाव के में ये सब। और ये भी कह रहे हैं आप कि हमला हुआ पहले गाड़ी? हाँ, पहले हमला हुआ। आप चुनाव के उसमें आए कि वो उसके लिए? मैं इसलिए कह रही हूँ योगेश जी क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। मैं यहाँ गई सब इलाके में, मेरी बात सुनिए। कोई बड़ा मुद्दा नहीं। आप नहीं, एक मिनट। आपके नेता हैं ये, हमसे जवाबदेही मांग रहे हैं। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये। नमस्कार, इस वक्त हम लखीमपुर ज़िले में मौजूद हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे यहाँ पर क्या हैं, नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हम सलनापुर गांव में पहुँच चुके हैं। लखीमपुर सदर सीट से सिटिंग जो एमएलए हैं यहाँ के योगेश वर्मा, उनको फिर से भाजपा ने फील्ड किया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा का यहाँ एजेंडा क्या है। पिछली बार तो यहाँ 8 सीटों पर भगवा लहराया था, इस बार कितनी सीटें मिलने वाली हैं? इस पूरे इलाके में, खासकर मध्य और पूर्वी जो पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका है, उसमें किस तरह के पॉलिटिकल ट्रेंड्स हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे बताइए कि इस बार क्या आपका एजेंडा है? पिछली बार आपको 5 साल जनता ने चांस दिया, इस बार आप किस मुद्दे पर मांग रहे हैं? जितनी भी सरकार की योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम मैंने 5 वर्ष किया है। जो भी शेष रह गई हैं योजनाएं, उन योजनाओं को भी फिर से धरातल पे उतारने की अभी काफ़ी लोग रह गए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 4 महीने पानी भरा रहता है। उसके लिए, बाढ़ के लिए भी मैंने यहाँ पे 3 परियोजनाएं स्वीकृत कराई। लगभग 27 करोड़ रुपया यहाँ पे स्वीकृत हुआ है, जिसमें एक परियोजना पूरी हो चुकी है, 2 परियोजना भी बाकी शेष रह गई हैं, जिस पे काम अभी टेंडरिंग हुई है। वो भी काम पूरा हो जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र में सबसे मेन समस्या बाढ़ की है। बाढ़ की समस्या मैं देख रही हूँ, काफ़ी आपके यहाँ समर्थक मौजूद हैं, बड़ी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की भी। आपने भी जिक्र किया कि जो बाढ़ का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य की, मैं जब यहाँ घूम रही थी इलाके में, तो बड़ी समस्या है यहाँ पर लखीमपुर में। खासकर मैंने देखा जो कोविड के वक्त में जो परिवार हैं बड़े तबाह हुए, लोगों को यहाँ मुझे बताया गया कि अगर हार्ट अटैक भी हो जाए तो ज़िले के बाहर जाना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे ये तो बात सही है कि हमारे यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट कोई भी नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से नहीं चला रहा, क्योंकि आपने देखा कि 70 साल की व्यवस्था में जितने डॉक्टर सब, जितनी जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ी, उस हिसाब से हमने डॉक्टर नहीं अपने पैदा किए। ना तो मेडिकल कॉलेज बने हैं, ना कुछ। अब इस सरकार में कम से कम एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुए। इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। 70 साल की व्यवस्था को 7 साल या 5 साल में दूर कर पाना क्या संभव है? कभी नहीं संभव हो सकता है। 5 साल कम है मेडिकल कॉलेज बनने के लिए? मेडिकल कॉलेज बनने के लिए, मेडिकल कॉलेज की आप यही बताइए कि 5, 2, 7 साल तो उनकी पढ़ाई में लगता है। जो भी मेडिकल कॉलेजेस तैयार हुए हैं उनमें 7 साल तो लगेंगे ही लगेंगे कम से कम। वो जो लड़का जो फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेके और जो पास आउट होके जब फील्ड में आएगा, तो कम से कम 7 साल तो लगेगा ही लगेगा उसको। योगेश जी, अब मुझे बताइए कि हम लखीमपुर आए हैं तो ये तो असंभव है कि हम बात ना करें जो हादसा हुआ किसानों को लेकर। आपको दुख है क्या इस बात का कि इस तरह की घटना आपके क्षेत्र में हुई? नहीं, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है, मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्या किसान मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान इस तरीके की घटना कर सकता है? नहीं, समझ नहीं पाई आपकी बात। मैं मानता हूँ कि बहुत दुर्घटना जो हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, मगर उसमें जो कार्यकर्ताओं की जो भी हत्या हुई है, वो किसान नहीं कर सकता है। किसान आंदोलन में छुपे हुए आंदोलनकारी जो थे वो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग थे, जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम देने का काम किया। अगर किसान होते तो किसान जब एक चींटी और चूहे को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो इन आदमियों को कैसे मार सकता था?
नहीं, ये तो उल्टी बात हो रही है। वहाँ तो किसान मरे, तो मैं ये कह रही हूँ कि घटना तो ये हुई जहाँ किसान मरे, आपके कार्यकर्ता भी मरे, एक पत्रकार भी थे उसमें। तो आप तो उल्टा कह रहे हैं कि किसान ऐसा काम नहीं कर सकते, हर किसान नहीं कर सकते हैं ये काम, जिन्होंने आंदोलन नहीं कर सकते। नहीं, आंदोलन तो कर सकते हैं किसान, मगर किसानों के भेष में छुपे हुए जो आंदोलनकारियों के साथ में छुपे हुए जो खालिस्तानी लोग थे, वो पूरा मूवमेंट उनका घटने का पूरा क्रम उनका था। तो योगेश जी, फिर आपने उन खालिस्तानियों की मांग पर आपकी सरकार ने कानून क्यों वापस ले लिया? नहीं, कानून तो हमने किसानों के उस पर लिया है, मगर इसमें जो मैंने बताया ना कि इस पूरे मूवमेंट में आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक कि आप कभी जब धरने पे बैठे थे तो किसी मीडिया को वहाँ पे जो उनकी बात कहता था वही चैनल जा पाता था, उसके अलावा कुछ चैनल जा पाया उनके ऐसा है पास? क्या? ये तो आपने राष्ट्रीय चैनलों पे आपने कवरेज नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा, कवरेज देखी राष्ट्रीय चैनलों पे, मगर लिमिटेड ही चैनल थे। कुछ चैनल वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत भी नहीं रखते थे जो हकीकत दिखाते थे। किसानों के पास क्या इतनी शक्ति है कि वो नेशनल मीडिया को रोक लें, पुलिस को रोक लें? हाँ, किसानों के पास नहीं, मैंने कहा किसानों के पास में नहीं है इतनी हिम्मत, मगर उसमें छुपे जो आंदोलनकारियों के भेष में जो खालिस्तानी मूवमेंट के और जो अन्य लोग हैं उनके पास में ये ताकत तो है। तो मुझे थोड़ा असमंजस लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है बात में। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ खालिस्तानी भी थे जो इस आंदोलन में शामिल थे, तो फिर आपने खालिस्तानियों की बात क्यों मान ली? नहीं, आपने उसमें ये भी तो देखा होगा कि दो जो सरदार थे वो खालिस्तानी मूवमेंट के टी शर्ट पहने हुए थे, भिंडरा वाले की टी शर्ट पहने हुए थे, आपने ये नहीं देखा था? ये तो टी शर्ट पहनने से क्या हो जाता है? अच्छा, टी शर्ट भिंडरा वाले की टी शर्ट वहाँ पे पहुँची कैसे? आंदोलनकारी किसानों के आंदोलनकारियों में भिंडरा वालों की टी शर्ट पहुँची कैसे? नहीं, तो फिर क्या अगर मान लेते हैं कि भिंडरा वाले की किसी ने टी शर्ट पहन ली थी, तो क्या उन्हें गाड़ी से कुचल दिया जाए? नहीं, गाड़ी से कुचलने का मैं कहाँ से कह रहा हूँ। आपने शुरुआत से अगर देखा होगा, घटनाक्रम शुरुआत से देखा होगा, सबसे पहले शीशे तोड़े गए। जब शीशे तोड़े जाए, आप ही की किसी भी गाड़ी की अगर शीशे तोड़ रहे हो, लाठी डंडे पड़ रहे हो, झंडों के साथ में, झंडों के पास में, उसमें सभी में सरिया और लाठी डंडे बंधे हुए थे। तो फिर ये जो 5000 जब गाड़ी के शीशा टूटा, सब कुछ टूटा, तो जो भी व्यक्ति बैठा होगा गाड़ी में, एक नेचुरल वो है कि कोई भी गाड़ी में बैठा होगा और उसके ऊपर एकदम से भीड़ आक्रमण करे तो वो गाड़ी तो भगाएगा। तो आप कह रहे हैं अपने बचाव में गाड़ी, अपने बचाव के में ये सब। और ये भी कह रहे हैं आपके हमला हुआ पहले गाड़ी पर? हाँ, पहले हमला हुआ गाड़ी पर। उसकी वीडियोस कहाँ हैं? आपने तो देखा, सभी वीडियोस देखे आपने? देखिए, हमने सारे वीडियोस देखे। 3 मैंने वीडियो देखे, और जो मैं बता रही हूँ आपको, जो पब्लिक डोमेन में शामिल है। है। देखा कि शीशा टूटा था, ये शीशा कैसे टूटा था? नहीं, शीशा टूटना नहीं, मैं कह रही हूँ 3 तरफ से देखा गया कि किसान निकल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था, दिन खत्म हो चुका था, लेकिन फिर उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई। चलिए, मेरी बात छोड़ लीजिए आप। नहीं, दिन कहाँ खत्म हो गया था? ये तो 2:32 की और 2:30 की प्रोटेस्ट का दिन, मतलब प्रोटेस्ट करके चुके थे, वो प्रोटेस्ट खत्म कर चुके तो फिर गाड़ी पर पथराव कहाँ से हुआ? थे, वो लोग लौट रहे थे। नहीं, गाड़ी तोड़ी क्यों गई? नहीं, आपका वर्जन है, लेकिन नहीं, गाड़ी तोड़ी के शीशा क्यों तोड़ा गया पहले? नहीं, मुझे योगेश जी एक बात शीशे के बताइए। ऊपर पथराव क्यों हुआ? जब इधर से कई कार्यकर्ता जा रहे थे तब भी उनके गाड़ी के शीशे तोड़े गए। आपको ये भी मालूम है, झंडा तोड़ दिया गया। आप मुझे बताइए कि जो SIT की रिपोर्ट है, 5000 पेज की चार्जशीट लगाई गई है। 5000 पेज में लिखा है हत्या का मुकदमा है, गंभीर चार्जेस लगाए हाईकोर्ट गए, ने उनको बरी क्यों कर दिया इतनी जल्दी? क्योंकि आपकी सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, सरकारी वकील ने। सरकारी वकील ने, जब आप चार्जशीट की बात कर रहे हैं तो चार्जशीट में तो किसी तरीके की वो नहीं हुई, जबकि उस जगह पे मोनू जी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। मोनू जी को कहाँ से लाके? चलिए, मैं वापस आती हूँ, मैं SIT की रिपोर्ट पे आती हूँ। 5000 पन्ने जब रंगे आप SIT ने, चुनाव के उसमें आए कि वो उसके लिए आए? मैं इसलिए कह रही हूँ योगेश जी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। मैं यहाँ गई सब इलाके में, मेरी बात सुनिए। कोई बड़ा मुद्दा नहीं। आप नहीं, एक मिनट सुनिए। आपके नेता हैं ये, हमसे जवाबदेही मांग रहे हैं। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये। इस मुद्दे में क्या 2% किसान आंदोलनकारी हैं? 80% किसान आंदोलनकारी नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जितना भी है यहाँ पे आपको सब किसान दिखाई पड़ेगा। छोटा ये बिल था छोटे किसानों के लिए, मगर बड़े किसानों के दबाव में आके जो भी हुई। अच्छा, मुझे बताइए, चलिए आपसे पूछती हूँ कि अगर आपकी सरकार दोबारा आ जाती है उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं आपको उम्मीद है पूरी, पिछली बार आपको 8 सीटें मिली थी, क्या आप कृषि कानून दोबारा लेकर आएंगे? ये तो अब बैठे हुए संगठन के व्यक्ति सोच। अच्छा कानून है, आपने अभी कहा ये अच्छा कानून। मैं मानता हूँ, मैं छोटे किसानों की बात करता हूँ। जो छोटे किसान, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपने पड़ोसी गांव के, जो घाघरा की तराई में बैठे जो किसान हैं, वो एक पाकिस्तानी बासमती पैदा होता है, जिसकी क्वालिटी अन्य जगहों से अच्छी क्वालिटी हमारे यहाँ पे तैयार होती है, जो यहाँ पे हमारी मार्केट में 1600, 1700, 1800 रुपये बिकती है। वही जब हरियाणा लेके किसान जाता है तो 5200 रुपये से लेकर 5800 रुपये बिकता है। तो मेरी बात सुन लीजिए। तो किसानों के बिल के लिए जो बिल पास हुआ था उसमें यही तो था कि कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अपना कहीं भी जाकर अपना बेच सकता है। इसमें
आप तो जानते हैं कि जब पूंजीपति किसान जो बैठे हुए और जो आड़ती लोग हैं, बड़े बड़े आड़ती लोग, उनके दबाव में जो कुछ भी हुआ। मोदी जी ने कहा उनकी तपस्या में कमी रह गई। नहीं, मोदी जी की तपस्या में देखिए, सच्चे इंसान के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं समझा नहीं पाया किसान। मैं किसानों को समझा नहीं तो इतना अच्छा वो लिमिटेड किसान थे। तो इतना अच्छा कानून है तो दोबारा ले आइए। अब ये देखिए, इस बैठ पे जब हमारी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक जब होगी तो उसमें हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे किसान बिल हो, इन सब पे विषयों पे चर्चा होगी। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में रखने में कितना वक्त लग सकता था, कितना रिसोर्स आपको चाहिए था? नहीं, इसमें हमारे पास में डॉक्टर्स की कमी होने के कारण और इंटीरियर में डॉक्टरों की आने की इच्छा नहीं रहती उनकी, मगर तब भी सरकार ने कोशिश की कई बार, हम लोगों ने भी कई बार कोशिश की, मगर कई बार उनकी पोस्टिंग हुई, फिर उन्होंने यहाँ पे काम ही नहीं किया, वापस चले गए। इंटीरियर में तो समझ में आता है, ये बात देश भर में देखी जाती है कि गांव देहात में डॉक्टर आने में हिचकिचाते हैं, लेकिन शहर में भी नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट। नहीं, शहर में हमारे पास में कार्डियोलॉजिस्ट थे, मगर एडॉक पे रखे गए हुए थे। अभी हमारे यहाँ पे 2 कार्डियोलॉजिस्ट चल रहे हैं, वो भी एडॉक पे हैं, परमानेंट कोई भी ऐसा कोई नहीं है। आपको अंदाज़ा है योगेश जी कि कोविड के टाइम पर हमने देखा उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं लखीमपुर का, आपसे मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं पूछूंगी, यहाँ पर जो बुरे हालात हुए, आपको लगता है कि जनता उस बात को भूल गई है? यहाँ पर किस तरह से, मैं बात कर रही थी लोकल लोगों से, उन्होंने बताया कि उन्हें ऑक्सीजन की बहुत समस्या हुई, हज़ारों रुपये खर्च करने पड़े, लोगों ने अपनी ज़मीन बेची। नहीं, ज़मीन तो खैर किसी को नहीं बेचनी पड़ी, ये तो जिन्होंने कहा कि वो गलत कहा है। हाँ, ऑक्सीजन की कुछ कमी रही थी, मगर उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने तत्काल रूप से हमारे यहाँ पे अब इस टाइम पे 4, मेरी विधानसभा में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, सभी विधानसभाओं में 1-1 ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। और आने वाले समय में अब ऑक्सीजन की कभी, अगर कोई भी इस तरीके की कोविड जैसी महामारी आती है, इसमें हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो पहले से आप कह रहे हैं बेहतर तैयारी है? जी, हमारी बहुत पहले से बेहतर तैयारी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि आपको देखिए पूरे देश की जनता देख रही है यहाँ हमारे चैनल पर, कि आपकी 5 मुझे ऐसे अचीवमेंट बताइए जो चीज़ें आपने हासिल की हों पिछले 5 साल में। एक तो 200 बेड का मातृ शिशु चिकित्सालय हमारे यहाँ पे बना। एक पॉलिटेक्निक स्कूल नकाहा ब्लॉक में अभी तैयार है, तैयारी की उसके ऊपर है। बाढ़ की 27 करोड़ रुपए की परियोजना हमारी उसमें है। और कई महत्वपूर्ण सड़कें, हर गांव, हर घर बिजली वाले में। हमारे यहाँ पे एक भी मजरा, एक भी घर, एक भी वो नहीं बचा है कि जिसमें हर घर बिजली ना पहुंची हो। आप देख रहे होंगे हर जगह तार और सब जगह वो है। ये इस इंटीरियर इलाके में 70 साल से अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये इसी सरकार में संभव हो पाया, और वो भी योगी जी और मोदी जी की सरकार में संभव। कितने घंटे बिजली आती है यहाँ इस गांव में? इस गांव में आप गांव वाले सभी से पूछ लीजिए, 18 घंटे। 24 घंटे? जी। सभी गांव वाले हैं, कार्यकर्ता नहीं इस टाइम पे। इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। योगेश जी, अगर आप जीतते हैं तो अगले 5 साल आप क्या करेंगे, जनता को क्या देंगे? अगले 5 वर्ष में जितनी भी सरकार की हमारी लाभकारी योजनाएं थी, अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति का उद्धार करना, ये मेरा लक्ष्य है। और आप मेरी कार्यशैली मेरे उससे देख चुके, मैं छात्र नेता रहा हूँ और छात्र राजनीति से लेकर मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ और हमेशा पद यात्रा करता हूँ। मैं अपनी पूरी विधानसभा, पूरी जनता से पूछ लिया, मैं 5 बार इनके दरवाजे पे एक कुंडी पीट के गया हूँ। देख रही हूँ आपका समर्थन बहुत है यहाँ पे, देखिए लोग ऊंचे ऊंचे बैठ के देख रहे हैं। लेकिन क्या इसमें भारत का और आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी के सारे नागरिक शामिल हैं, सारे धर्मों के मानने वाले? हाँ, हमारे उसमें सारे धर्मों के मानने वाले। की बात है ये? अरे चच्चा कहाँ गए हो? अब ये चच्चा वगैरह सब मतलब 80-20 की बात तो नहीं है? नहीं, 80-20 नहीं, हम 90-10 की बात कर रहे हैं यहाँ 10 कौन नहीं है? पे। 10 वही हैं केवल जो देश से प्यार नहीं करते हैं, देश की तरक्की से जो प्यार नहीं करते हैं। आप 80-20 से सहमत नहीं हैं आप? हम 90-10 की बात कर रहे हैं, आप 80-20 की क्या बात कर रहे हैं? उसमें 10% वही व्यक्ति बसते हैं कि जो देश से प्यार नहीं करते हैं। कौन है वो लोग? अब आप खुद ही समझ रहे हैं, उसमें लेने से नाम से क्या फायदा। लेकिन आप सबके प्रतिनिधि हैं, आप ही कह रहे हैं। हम, मैं सबका प्रतिनिधि हूँ और आप फिर से चुने जाएंगे तो आप सबके लिए काम मैं सबके लिए काम वादा करूँगा। कर रहे हैं आप? क्या हाँ, नहीं, सबका साथ, सबका विकास और विश्वास? और सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही भारत का निर्माण हो सकता है। जिस देश की तरक्की के लिए मोदी जी ने सोचा है राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाने के लिए, उसमें सबका साथ, सबका विकास। कोई भी योजना आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कोई भी योजना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबको मैंने बराबर दिया। हर व्यक्ति को मैंने बराबर उस पर रखा है, चाहे हमें वोट दे या ना दे, मैं काम सबका करता हूँ। चुनाव जब तक लड़ता हूँ तब तक मेरी लड़ाई है, उसके बाद में कोई लड़ाई नहीं। जो व्यक्ति मेरे पास में आएगा मैं उसका काम करूँगा, चाहे आपको वोट दिया हो ना दिया हो। हाँ बिल्कुल, ये किसी से भी पूछ लिए। इसमें तमाम लोग हैं कि हमें वोट नहीं दिया था तब भी हम मेरे पास में आते, सबसे पहले मैं काम करता हूँ। योगेश जी, आपको शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।